हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये पूरा लेक्चर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी राज्य की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करके तैयार किया गया है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिए। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पोर्टल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू भी नोटिफिकेशन पहुंचता है या टेलीग्राम के थ्रू नोटिफिकेशन लेते हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे अभी इस पेंडेमिक में ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो कम से कम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाएँ, या फिर जो अभी लाइव के दौरान नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बाद में भी वीडियो को देख सकें। ओके, तो चलिए बिना कोई समय गंवाएं आज के करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है। योजना के नाम हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान व्यापार ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान शक्ति योजना, मुख्यमंत्री किसान धन ऊर्जा योजना। 4 ऑप्शन है आपके पास। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया है। चलिए जल्दी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोर्टल से जुड़ जाएं। जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दें। ओके, इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। ये राजस्थान सरकार द्वारा अभी शुरू की गई है, अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। किसके लिए है? किसानों को बिजली बिल पर राहत देने के लिए है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 1000 रुपये। 1000 रुपये का जो अनुदान है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू हो जाएगा। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इस स्लाइड को सही से देख लीजिए, ये इनका ऑफिशियल जो किसान मित्र योजना का पोस्टर है वो बना के सरकार द्वारा दिया गया था। इस योजना का लाभ मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा। मतलब उन कृषि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने मीटर का इस्तेमाल करते हैं या जिनके ट्यूबवेल पर, पंप पर, ठीक है, या कृषि कार्य में जो भी वो बिजली यूज़ कर रहे हैं उसमें मीटर का यूज़ करते हैं। योजना का लाभ कब से मिलना शुरू हो जाएगा? मई 2021 से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान मिलेगा। प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान। ओके, तो ये राजस्थान की एक स्कीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बने हैं? इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन। क्वेश्चन है कौन से बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बने हैं, 10th नंबर के प्लेयर बन गए हैं। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। फिर से वही बात कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और उस पर भी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। इसका सही जवाब है शिखर धवन। शिखर धवन 6000 रन बनाने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। शिखर धवन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने साल 2010 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। पिछले 11 सालों में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में खेलते हुए 143 मैचों में 140 पारियों में 6000 प्लस रन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 17 शतक भी इनके शामिल हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 143 रन रहा है। तो ये शिखर धवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को कितने प्रतिशत के आरक्षण देने की घोषणा की है?
EWS को 5%, 10%, 12% या फिर 15%। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। जिन भी क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं बिल्कुल रेडी रहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिए। ओके, इसका सही जवाब है 10%। 10%। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य सरकार एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के बाद पिछले 2 वर्षों से शिक्षा में EWS आरक्षण लागू कर रही है। मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के दायरे में जो लोग नहीं आते हैं और जिनकी कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, उन्हें EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में ऑप्शन है कोमल त्यागी, सोनम दास, सीमा नंदा या फिर कोयल अग्रवाल। जल्दी से सही आंसर दीजिए। ये पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्योर PCS का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा सीमा नंदा। अमेरिकी सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में भारतवंशी नागरिक अधिकार वकील सीमा नंदा के नाम की पुष्टि की है। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व CEO सीमा नंदा बराक ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में सेवाएं दे चुकी हैं। सीनेट ने 14 जुलाई को 46 के मुकाबले 53 वोट से उनके नाम की पुष्टि की है। सीमा नंदा अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार खंड, जिसे अब प्रवासी एवं कर्मचारी अधिकार अनुभाग कार्यालय कहा जाता है, का नेतृत्व कर चुकी हैं। सीमा नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक सबसे तेज लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका सही आंसर दीजिए आप। हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक यानी सबसे तेज शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? 81 पारियों में 14 शतक। ऑप्शन है बाबर आजम, शिखर धवन, मुशफिकुर रहीम, सरफराज अहमद। जल्दी से सही ऑप्शन दीजिए। 15 सेकेंड है आपके पास। ABCD नहीं लिखना है, पूरा नाम लिख के देना है। इसका सही जवाब है बाबर आजम। बाबर आजम 81 पारियों में 14 शतक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, जो वनडे में सबसे तेज 81 पारियों में 14 शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमला ने यह कारनामा 84 पारियों में किया था। बाबर ने इस मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। कोहली ने डेब्यू के बाद 103 वनडे पारी में 14 शतक लगाए थे। वे सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वर्ल्ड में चौथे नंबर पर हैं। कौन? कोहली। पहले नंबर पर बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व इमोजी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इमोजी डे 12 मार्च, 20 अप्रैल, 10 अगस्त, 17 जुलाई। जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर दीजिए। 10 सेकेंड के अंदर इसका सही आंसर दीजिए आप। 12 मार्च, 20 अप्रैल, 17 जुलाई, 10 अगस्त। कौन सा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 17 जुलाई। विश्व इमोजी दिवस प्रत्येक साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड इमोजी डे इमोजीपीडिया के फाउंडर जेरेमी बर्ज ने साल 2014 में शुरू किया था और तब से लेकर अब तक हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। इमोजी का इस्तेमाल सबसे पहले 1990 के दौरान शुरू हुआ था, जब 17 जुलाई 2002 के दिन एप्पल ने अपने कैलेंडर ऐप के लिए इमोजी का इस्तेमाल किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया?
फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेल परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन और भूटान। जल्दी से जल्दी 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर दीजिए। ABCD नहीं लिखना है। इसका सही जवाब होगा नेपाल। भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को नेपाल ये जो रेलगाड़ी है उसका परीक्षण किया गया। दोनों देशों के बीच 34.5 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग पहला रेल संपर्क है। यह बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर को नेपाल के माहोत्तरी जिले के कुर्था से जोड़ता है। इसकी कुल लागत 619 करोड़ रुपए है। जयनगर कुर्था रेल संपर्क भारत नेपाल मित्रता रेल परियोजना के तहत IRCON इरकॉन बना रहा है। कौन बना रहा है? IRCON इरकॉन बना रहा है। तो इसका सही आंसर नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है जापान, चीन, रूस और इराक। सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, चांगजियांग, ओके, आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है चीन। चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। एक बार पूरा हो जाने पर इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट घंटे तक पहुंच सकती है। इससे चीन में 5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह बहुउद्देशीय छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला रिएक्टर था, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता। बताया था पहला आखिरी ये जो रिकॉर्ड होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए खास मायने रखते हैं। कर्नाटक का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जो भी राज्यपाल अभी नियुक्त किए गए हैं उन सब की लिस्ट आप देख लीजिए, उन सबको याद कर लीजिए और आपको एटलीस्ट हर राज्य के मुख्यमंत्री और हर राज्य के राज्यपाल बिल्कुल रटे होने चाहिए, रट्टा होना चाहिए इनका। ओके, चलिए इसका आंसर सही जवाब दे दीजिए। ऑप्शन है थावरचंद गहलोत, हरिबाबू कंभमपति, मंगूभाई छगन भाई पटेल या फिर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसका सही जवाब थावरचंद गहलोत। इससे पहले एक केंद्रीय मंत्री थे थावरचंद गहलोत, को कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। राज्यपालों की एक साथ ये सबसे बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले अगस्त 2018 में 7 राज्यों में एक साथ राज्यपाल बदले गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पाद के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान। 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और अन्य 3 देशों से तांबे के कुछ उत्पाद के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है भारत। भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता को स्थापित करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो डंपिंग से अभिप्राय क्या है? अगर कोई देश या कोई निर्माता देश कोई प्रोडक्ट बना रहा है और किसी दूसरे देश में वो
जो उसकी घरेलू कीमत है उससे कम कीमत पर, या फिर जो उसकी उत्पादन लागत है उससे कम कीमत पर दूसरे देश में वो निर्यात कर देता है। तो इसी को कहते हैं डंपिंग। एंटी डंपिंग वो देश लगाता है जिस देश में उस माल को या उस उत्पाद को निर्यात किया गया है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने से तात्पर्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को संतुलित बनाए रखना, और जो प्रोडक्ट सस्ती कीमत पर उसके देश में आ रहा है तो उसके घरेलू बाजार को प्रभावित ना कर पाए, इसलिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, फिर से सुन लीजिए, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर न्यूवाइज टेलीस्कोप के कार्यकाल को कितने वर्षों का विस्तार दिया है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ओके, जल्दी से ABCD का आंसर नहीं देना है आपको, 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है। इसका सही जवाब है 2 वर्ष का विस्तार दिया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर न्यूवाइस टेलीस्कोप के कार्यकाल को 2 वर्ष का विस्तार दिया है। इस विस्तार के पश्चात नासा का यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट न्यू हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक कार्य करेगा। कब तक कार्य करेगा? जून 2023 तक कार्य करेगा। दिसंबर 2009 में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी वाइज मिशन के रूप में इसे लॉन्च किया गया था 2009 में। यह टेलीस्कोप मूलतः अवरक्त तरंगदैर्ध्य के माध्यम से इंफ्रारेड, अवरक्त का मतलब इंफ्रारेड के माध्यम से संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण, क्षुद्र ग्रहों, सितारों एवं गहरे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले कुछ आकाश गंगाओं का पता लगाने का कार्य कर रहा था। इंफ्रारेड आप जानते होंगे या फिर आप इसको साइंस एंड टेक के लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए इंफ्रारेड में क्या होता है, एक होता है इंफ्रारेड, एक होता है अल्ट्रा, तो इनके बीच में होती हैं विजिबल रेज। कौन सी रेज? विजिबल रेज, जिन्हें हम देख पाते हैं। ओके, इसी विजिबल रेज में कौन होता है? विबग्योर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये साइंस में आप पढ़ेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? फिर से सुन लीजिए, अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 10 सेकेंड में जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। बहुत सही बात। देखिए चीन तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता था, बांग्लादेश में भी ऐसा कोई मिशन चल नहीं रहा है, अब बचते थे पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में कोई युद्ध की स्थिति ऐसी नहीं बनी थी जहां से अमेरिका को पाकिस्तान को खाली करके जाना पड़े या अमेरिका को आना पड़ता। तो ये भी सटीक आंसर नहीं है। आपको पता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं एक लंबे समय से वहां पर। तो हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान से सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया है। अब आपको पता है तालिबान वहाँ एक अलग स्टेट है जो भूमिका निभा रहा, हालांकि अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए उत्सुक है। अब इसमें भी एक पक्ष बन गया है बातचीत में, अफगानिस्तान में शांति वार्ता बहाल करने के लिए तालिबान को भी एक पक्ष बनाया गया है। इसमें खास तौर से अभी भारत की भूमिका बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान में ठीक ठाक निवेश है, ठीक है, और भारत
चूंकि भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है, तो भारत वहाँ पर शांति बहाल करने का प्रयास भी कर रहा है। लेकिन जो तालिबान से वार्ता का सिनेरियो बन रहा है उसमें अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान ये लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अभी भारत इस टेबल पर नहीं आ पा रहा है प्रभावी भूमिका को निभाने के लिए। इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल है। उसे पता है कि अगर भारत इस वार्ता में एक नेतृत्व की भूमिका निभाने लगेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद किसी न किसी देश को यहाँ पर एक लीडर की भूमिका में आना होगा, जो गैप होने वाला है। फिर बात करते हैं अफगानिस्तान की लोकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर की बाउंड्री टच करती है, शायद 106 किलोमीटर की। ओके, ये आप फैक्ट है, देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कितने किलोमीटर की बाउंड्री भारत के उत्तरी छोर से ये टच करती है। ओके, अब आप देखिए कि ये फिलहाल किस स्टेट से लग रहा है, तो ये लद्दाख से लग रहा है जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। अब अफगानिस्तान के आसपास कौन कौन से देश हैं आप देख लीजिए। एक तो तजाकिस्तान है, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और भारत, इंडिया। ओके, ये अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं और अफगानिस्तान को आप कह सकते हैं कि इसे मध्य एशिया में प्रवेश का द्वार भी कहा जाता है। राजधानी इसकी कैपिटल काबुल है। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बेहतर मानसून मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? FY3E लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान को जानने के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, रूस और भारत। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा चीन। चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। FY3E नाम का यह उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। यह 8 साल तक सेवा देगा। ओके, तो FY3E उपग्रह चीन का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने के बल्लेबाज भानु राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है $4000, $5000, $3000 या फिर $2000 का जुर्माना लगाया है। चलिए, इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग। 10 सेकेंड के अंदर, बस 10 सेकेंड का समय है आपके पास। 10 सेकेंड में इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है $5000। क्या है इसका सही जवाब? $5000। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानु राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध को लेकर या उनके उल्लंघन को लेकर $5000 का जुर्माना लगाया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर भी 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 2 साल के लिए निलंबित भी उन्हें किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट ने बयान जारी कर कहा है कि जांच में राजपक्षे को खिलाड़ियों के 2019-20 के अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसके बाद उन पर सभी प्रारूपों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के
कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करंट अफेयर में कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको देने में कोई समस्या नहीं होगी। आपको बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देश थे, उनका पालन करने में विफल रहने पर पंजाब एवं सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? 15, 35, 25 या 20 लाख रुपए का? 10 सेकंड में आंसर दीजिए जल्दी से। सही जवाब है 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि उक्त घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के फॉरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चलता है कि बैंक ने पहले से निर्दिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया है। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं? फिर से स्पोर्ट और क्रिकेट से रिलेटेड है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओली रॉबिन्सन, हैनी गर्नी, स्टुअर्ट ब्रांड, जेम्स एंडरसन। जल्दी से बताइए, तेज गेंदबाज हैं, 1000 विकेट इन्होंने पूरे किए हैं। आप सब क्रिकेट के प्रेमी होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, मोस्ट ऑफ लोग। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका सही जवाब है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट इन्होंने पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि लंकाशायर की ओर से खेलते हुए केंट के खिलाफ काउंटी मैच के दौरान इन्होंने हासिल की। एंडरसन इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी में विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज बन गए हैं और 5वें तेज गेंदबाज बन गए हैं। जेम्स एंडरसन ने 261 फर्स्ट क्लास मैचों में अब तक 1002 विकेट अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो आपको यह पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां है। अब अगर वो आपको पता है तो ये आपको बताना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां है। कानपुर बनने जा रहा है, कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद और भोपाल। 10 सेकंड में आंसर दीजिए इसका। इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। यह देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। दुनिया का सबसे पहला सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है, जबकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 90,000 है। अब जयपुर का जब ये क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। तो सबसे पहला बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? जल्दी से बताइए। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और ये दुनिया का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री के नाम पर इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये पहली बार नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री के नाम पर इसको रखा गया, नहीं, पर किसी प्रधानमंत्री के स्वयं पद पर रहते हुए किसी स्टेडियम का नाम उस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। ये अपने आप में एक अलग ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है एंडी जेसी, मैरी बारा, साफरा कर्ट्ज या लीसा सू। चलिए जल्दी से बताइए, अमेजन के नए सीईओ कौन बना है? इसका सही जवाब है एंडी जेसी। ओके, अभी तक बेस्ट थे इसके सीईओ, अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और एंडी जेसी
ने ये पदभार संभाल लिया है। आपको पता होगा कि अभी 28 जुलाई को ये महाशय अपनी कंपनी की कंपनी का क्या नाम है, पिछले लेक्चर में बताया गया था, जल्दी से बताइए इनकी कंपनी का क्या नाम है। बिल्कुल गलत बात, उससे ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हैं। जल्दी से चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, कहाँ गए हैं, अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हैं। तो उससे पहले उन्होंने एंडी जेसी को अपना अमेजन का नया सीईओ बनाया था या बनाया है। आपको पता है कि इन्होंने अमेजन का जो फाउंडर जो हैं वो एंडी जेसी नहीं है, वो जेफ बेजोस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल और 26 जून। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, सही जवाब है इसका 26 जून। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। यह दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रति वर्ष 322 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक ड्रग मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही और सहयोग को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को 26 जून को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। देखिए आप यहां से ये तो समझ ही जाइए, जब कोई देश जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा रहा है तो इसका मतलब है वो एक कोई ना कोई विकसित देश होगा। उसी की क्षमता है कि वो इस तरीके की कंपनियों के जो ऐड हैं उनको रोक लगा सके। तो नेपाल को तो आप बाहर ही कर दीजिए, कुछ एलिमिनेशन करना भी सीखिए आप। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में मोटापे की एक गंभीर समस्या इस समय दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनकी सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से और रात में 9 बजे तक टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। जंक फूड विज्ञापनों से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे। बच्चों का हानिकारक भोजन से कम मात्रा में सामना हो, इस नियम का यही मकसद है। यह फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने का एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। ब्रिटेन के बारे में डिटेल चर्चा हमने पिछले के करंट अफेयर के लेक्चर्स में की थी। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए। और मैप आप जरूर रखा करिए अपने पास। ओके, तो जो भी कंट्रीज आपके सामने आते हैं ऑप्शंस में, आंसर्स में, उनकी लोकेशन आप देखते रहें। फिर उनके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको आप देखिए। फिर उन प्लेसेस पर प्रोडक्शन किसका किसका होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कौन सी नदियां उस देश में इम्पोर्टेंट रिवर्स जो हैं वो बहती हैं, वो कहाँ गिरती हैं, किस ओशियन में या जो सी है उसमें गिरती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक देश के बारे में अगर आपके पास रहती है तो फिर जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हैं उनमें क्वेश्चंस के गलती होने की गुंजाइश घट जाती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए और जो मेन कंट्रीज़ हैं एटलीस्ट उनके बारे में ये सारी जानकारी आपके पास हो। हाँ, अब आप ये जानकारी जो है ना, ये अब इस चिली के लिए मत लीजिएगा कि वहाँ कौन सी नदी बहती है या क्या है, नहीं। लेकिन यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, इसके बाद अर्जेंटीना, ओके, देन आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर से ब्रिटेन, फ्रांस,
ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली, इन देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर रशिया, टर्की, ईरान, इराक, जो मिडिल एशिया के कंट्री हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चाइना के बारे में आपको नदियों की जानकारी होनी चाहिए, इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसका सही जवाब था। अब चलते हैं आगे। तो इस तरह की चीज़ों को आप तैयार करते रहिए और अपनी तैयारी बराबर कंटिन्यू आप करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे ये 2022 तक पूरा करना चाहते हैं। देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है। 10 सेकेंड है। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मोहन कुमार, सतीश अग्निहोत्री एंड कमलेश लुल्ला। जल्दी से आप इसका आंसर देंगे 10 सेकेंड में। इसका सही जवाब है सतीश अग्निहोत्री। ये रिटायर्ड अधिकारी हैं रेलवे के। इन्हें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। 1982 के वो IRSE हैं और वो 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतों के चलते कुछ सालों की देरी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की जो लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए जापान हमारा सहयोग कर रहा है। और आपने देखा था कि शिंजो आबे उस समय आए थे, मोदी जी भी वहाँ शामिल हुए थे। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। अब जो इसकी बाकी डिटेल है वो आप गूगल करके देखिए कितने किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, कब कंप्लीट होना है। तो इस तरह की जानकारी आप, या कब शुरू किया गया, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फिर से समझिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि इंडेक्स से रिलेटेड है। तो जल्दी से इसका 10 सेकेंड में आंसर दीजिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत स्टार्टअप्स को इस समय बहुत प्रमोट कर रहा है। ऑप्शन है 15, 21, 19 एंड 20। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 20वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। शीर्ष 100 देशों में भारत को 20वां स्थान मिला है। 2019 में भारत 17वां स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे खिसक कर 23वें स्थान पर गया 2020 में, और अब 2021 में ये 20वें स्थान पर आ पाया है। हालांकि 2019 था उसमें जब इसको 17वां स्थान मिला था, तो इसका मतलब कि 19 में हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम था स्टार्टअप्स को लेकर वो अच्छा था। फिर उसमें थोड़ी गिरावट आई 2020 में, और फिर से 2021 में हमने इसको सुधारते हुए 20वें नंबर पर, 23 से 20वें नंबर पर लाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। यानी कि भारत को अपने इंटरनेट गति को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया है? ऑप्शन है आपके पास अर्जुन ठाकुर, राहुल सचदेवा, अभिमन्यु मिश्रा या आर प्रागानंदा। जल्दी से इसका 10 सेकेंड में आंसर दीजिए। और ये फिर से वही मैं आपको बताने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, इसलिए ये फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब होगा अभिमन्यु मिश्रा। 12 वर्ष के अभिमन्यु मिश्रा ने चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के GM सर्गेई कार्जकिन के नाम था, जो उन्होंने साल 2002 में बनाया था। अभिमन्यु मिश्रा ने 30 जून 2021 को यह रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद वे पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभिमन्यु ने जब यह रिकॉर्ड तोड़ा
तब उनकी उम्र मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे या गंगाधर राव? चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा है? 10 सेकेंड है। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता है झांसी का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है, तो वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने इसके नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। आपको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी 3 बड़े शहरों के नाम इस प्रकार बदले हैं, जैसे आपका इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, मुगल सराय जो दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, और फैजाबाद को अब अयोध्या का नाम दिया गया। तो ऐसे ही झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव उसने रेल मंत्रालय को भेज दिया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 के फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास अभिज्ञान प्रकाश, पी साईनाथ, मेनका दोषी या फिर सुरेश चौहान के। 10 सेकेंड में आंसर दीजिए इसका सही जवाब है पी साईनाथ। वरिष्ठ पत्रकार और पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संपादक पी साईनाथ को इस साल जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में की गई थी और इसका उद्देश्य एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के काम करने वाले लोगों और संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पी साईनाथ से पहले संगीतकार AR रहमान को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका सही जवाब पी साईनाथ। ओके, जो ये इस तरह की पर्सनालिटीज हैं, पुरस्कार हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आप नोट्स अपने पास जरूर बनाएं, 1 लाइनर नोट्स बनाएं। अब ये जानकारी इसलिए है जो आपको दी जाती है, आप देखते हैं बगल में आपको एक जानकारी का इंफॉर्मेटिव बॉक्स आपको दिया जाता है, वो इसलिए होता है ताकि उस संबंधित प्रश्न में जो कुछ चीज़ें हैं, अब जैसे फुकुओका पुरस्कार ये कौन सरकार देती है, कभी ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो आपको ये पता चल जाए कि ये जापान का पुरस्कार है जिसे जापान सरकार या जापान के द्वारा इसको दिया जाता है। तो इस तरह के जो मिसलिनियस क्वेश्चंस बनते हैं वो करने में आप सक्षम हो जाएं, इस प्रकार से ये बॉक्स तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए। 10 सेकेंड में 10 जनवरी, 12 मार्च, 25 मई या फिर 30 जून। विश्व सोशल मीडिया दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 सेकेंड में आंसर देना है आपको, ABCD से आंसर नहीं देना है। इसका सही जवाब है 30 जून, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे 2021। प्रत्येक वर्ष 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व में सोशल मीडिया संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कैसे उभरा है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को जानकारी दें या लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। विश्व में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 30 जून 2010 को। उस समय विश्व में सोशल मीडिया के प्रभाव और वैश्विक संचार में इसकी भूमिका पर जोर देने हेतु विश्व सोशल मीडिया दिवस को मनाया गया था। विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाने का कारण आपको पता चल गया है कि लोगों को अवेयर करना। आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस समय में 21वीं सदी के जो एक बड़ी क्रांतियों का जो आईटी के दौरान आईटी के अंतर्गत जो क्रांति हुई हैं उसमें ये एक बड़ी क्रांति का रूप है। आप देखते हैं कि लोगों के ज़्यादातर समय
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल्स या फिर जो अन्य सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर समय देते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा रोल, अहम रोल अदा करते हैं लोगों की जो विचार हैं उनको समझने में, लोगों के विचारों को आदान प्रदान करने में, लोगों को समूह बनाने में, है ना। तो इस तरह का रोल इन सोशल मीडिया का रोल्स बढ़ जाता है। अब ये सोशल मीडिया सिर्फ ग्रुप्स को या लोगों की इंटरेक्शन करने का ही जरिया नहीं है, ये अब इलेक्शन मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। जैसे भारत में आप देखिए कई सारे छोटे छोटे पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी कैंपेनिंग करते हैं, अपने चैनल को चलाते हैं। ओके, तो इसलिए भी सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल वर्ल्ड में निभा रहा है। निम्न में से कौन भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला होगी जो अंतरिक्ष के सफर पर जा रही है? चलिए जल्दी से बताइए, ये भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि सिर्फ दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में भारतीय मूल की है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली हैं, ऑप्शन है एंडी जेसी, रिचर्ड ब्रैनसन, कल्पना चावला या शिरिषा बांदला। चलिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इन दो ऑप्शंस को डिलीट कर देंगे। ये पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट। तो ऑप्शन में कौन बचता है? शिरिषा बांदला, जो इसका सही जवाब है। शिरिषा बांदला का संबंध आंध्र प्रदेश से है, गुंटूर जिले से। शिरिषा बांदला भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला होंगी जो अंतरिक्ष के सफर पर जाएंगी। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक और मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैनसन, जो बी ऑप्शन में थे, अंतरिक्ष की सैर करने के लिए 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की सफर पर रवाना होंगे, मतलब हो चुके हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस दौरान उनके साथ भारतीय मूल की शिरिषा बांदला भी होंगी। ये देखिए उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी जानकारी दी थी। आई एम सो इनक्रेडिबली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अमेजिंग क्रू ऑफ यूनिटी 22 @Unity 22 and to be a part of company whose mission is to make space available to all। ये स्पेस पर्यटन यानी अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में एक बड़ा कदम है, ओके, जो वर्जिन गैलेक्टिक या जो ब्लू ओरिजिन या इस तरह की जो कंपनियां, स्पेस एक्स जो कंपनियां हैं, वो इस पे काम कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? चलिए जल्दी से सही आंसर दीजिए। नियुक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। राहुल अग्निहोत्री, विवेक राम चौधरी, राकेश सचदेवा या फिर अनिल कुमार सिंह? 10 सेकेंड में आंसर दीजिए इसका। इसका सही जवाब है विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ का पदभार ग्रहण कर लिया है। इन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली है। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। अभी तक एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी थी। विवेक राम चौधरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश क्रिकेट टीम या किस देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? देखिए कितना अच्छा और अलग सा क्वेश्चन है आपके सामने। अब चूंकि ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है और भारत का नाम भी इसमें शामिल है, तो ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, ख़ास तौर से जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन है श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम। समय हो गया। सही जवाब है इसका श्रीलंका। तो श्रीलंका टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मुकाबला हारने वाली टीम
बन गई है। इस मामले में श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज से पहले तक शतक सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंकाई टीम टॉप पर आ गई और श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच गंवा दिया। इस तरह श्रीलंका वनडे क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। इसको हम जानते हैं 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, 15वें स्थान पर या फिर 16वें स्थान पर। इससे पहले हमने ये एक इंडेक्स का क्वेश्चन किया है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। अब हमारे सामने है साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। ऑप्शन है 10, 12, 15, 16। 10 सेकेंड आपके जल्दी पूरे होते हैं और सही जवाब है इसका 10वें स्थान पर साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका का पहला स्थान है, अमेरिका फर्स्ट पर है, यूके यूनाइटेड किंगडम सेकेंड स्थान पर है और सऊदी अरबिया थर्ड स्थान पर है। भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम 100 अंकों में से 97.5 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है और साइबर सुरक्षा सूचकांक में 10वां और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का 20वां स्थान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है? ये इंटरनेट क्षमता को बढ़ाने या गांव तक पहुंचाने की एक स्कीम है, भारत नेट स्कीम। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। 12, 20, 25 और 16। इसका सही जवाब है 16। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होती है। इसके माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है। भारत नेट का अब 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव, उपयोग भी शामिल है। इसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के द्वारा लिया जाएगा। इस पीपीपी मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतरकोष के लिए 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 29 जून को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का कार्य शुरू कर दिया है? ऑप्शन है जापान, रूस, नेपाल, बांग्लादेश। देखिए अगर आप तैयारी कुछ समय पहले से कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन लगभग हर 1-1.5 साल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये हमारी परमाणु ऊर्जा इकाई है तमिलनाडु के अंतर्गत जो कुडनकुलम में लगी हुई है। 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा रशिया, रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई निर्माण शुरू कर दिया है। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसाटॉम एक रूसी कंपनी है, रोसाटॉम, जो कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में टोटल 6 इकाइयां हैं। 4 इकाइयों का उत्पादन पहले से ही शुरू हो चुका था। ये 5वीं इकाई का निर्माण शुरू किया गया है और 6ठी इकाई का भी निर्माण शुरू किया जाना बाकी है, जिनमें से प्रत्येक में
1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो भारत के सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा शक्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन की आयात की अनुमति दी है? फिर से सुन लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाल ही में किस देश ने सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के आयात की अनुमति दी है? ऑप्शन है भारत, रूस, ब्रिटेन या कनाडा। जल्दी से 10 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन की आयात की अनुमति दे दी है। भारत की दवा नियामक DCGI ने मुंबई बेस्ड और दवा कंपनी सिप्ला को भारत में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की अनुमति दे दी है। किसको दिया है? सिप्ला को। मुंबई बेस्ड कंपनी है, DCGI दवा नियामक है हमारी, मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन के आयात की अनुमति दे दी है। मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के बाद चौथी कोविड-19 वैक्सीन होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। पहली है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और फिर स्पुतनिक के बाद ये चौथी वैक्सीन बन जाएगी। ओके, आप समझते हैं कोविशील्ड के बारे में, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है ये, और इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड। कोविशील्ड किसकी वैक्सीन है? एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसका नाम दिया गया है। यह टीका स्थानीय रूप से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसे चिंपांजी के एडिनोवायरस नामक सामान्य सर्दी जुकाम के वायरस के कमजोर संस्करण का उपयोग करके बनाया गया था। इस वायरस को बदलकर कोरोना वायरस जैसा बना दिया गया है, जो एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो ये हो गया कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। फिर बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय टीका है। वायरस को मारने के बाद इसे कोरोना वायरस से बनाया गया है। इस प्रकार शरीर में इंजेक्शन लगाना सुरक्षित है। इसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया जा रहा है और निर्मित किया जा रहा है। कोवैक्सीन किसकी है? भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है। शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाओं में इंजेक्शन लगाने के बाद मृत वायरस को पहचानने की क्षमता होती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। तो कोवैक्सीन एक निष्क्रिय टीका है, इसे भारत बायोटेक द्वारा बनाया और निर्मित किया जा रहा है। फिर तीसरे टीके की बात करते हैं, स्पुतनिक। इस वैक्सीन को रूस के गामालेया इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। यह एक वाहक के रूप में एक हानि रहित शीत प्रकार के वायरस से बना है, जो शरीर में कोरोना वायरस के एक छोटे से हिस्से में को वितरित करेगा। ओके, इसके बारे में बेसिक जानकारी याद रखनी है। रूस का टीका है स्पुतनिक और गामालेया इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे यहाँ चौथी वैक्सीन आई है मॉडर्ना के बारे में। मॉडर्ना का वैक्सीन बनाने का तरीका मैसेंजर आरएनए पर आधारित है। मैसेंजर आरएनए कोशिकाओं को कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में मदद करता है। फाइजर के साथ इस वैक्सीन को अमीर देशों में पसंद किया जा रहा है। वे कोरोना वायरस को रोकने में 90% से ज़्यादा अधिक प्रभावी हैं। इसलिए मॉडर्ना की वैक्सीन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब DCGI क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने मॉडर्ना को अनुमति दी है। DCGI भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग का प्रमुख है। यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, टीकों, तरल पदार्थ दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस की मंजूरी के लिए जिम्मेदार संगठन है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। यह भारत में दवाओं के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण मानक भी निर्धारित करता
ओके, तो ये डिटेल जानकारी इसकी थी। इसके बाद किस विभाग ने एक इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? चलिए इसका जल्दी से सही आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। किस विभाग ने एक इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? न्याय विभाग, वाणिज्य विभाग, शिक्षा विभाग या फिर गृह विभाग? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है न्याय विभाग। न्याय विभाग ने 29 जून 2021 को इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल? न्याय विभाग ने पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रिजाइम में सुधार के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु के समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों के संबंध में नवीनतम जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज आप कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का काम आप कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी तैयारी को एक सपोर्ट करेंगे और इनके नोट्स बनाकर आप अपनी तैयारी जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर, करंट अफेयर के वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने आएंगे और कुछ डिटेल जानकारी भी उन वीडियोस में आपको मिलने वाली है। और जो आपके टेस्ट पेपर होने वाले हैं उनके लिए भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इसलिए जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी जो पढ़ाया जा चुका है, आपको जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनका रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। करंट आप पढ़ते जाइए। जो टेस्ट पेपर होने वाला है ज़रूरी नहीं कि जो भी करंट आप पढ़ रहे हैं यही आए, हो सकता है कि इससे पहले जो करंट आपको पढ़ाया गया है वो भी आए। ओके, तक क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले 6 महीने का करंट आपको तैयार करके रखना पड़ता है। चूँकि एग्ज़ाम की डेट बढ़ती घटती रहती है तो इस समय में करंट को और भी ज़्यादा तैयार करना एक चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए करंट के लिए आप पूरे वीडियो को देखिए, पोर्टल से जुड़े रहिए और आपको अच्छे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको वीडियोस में देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।